कोई कथाकार थे, किस पर रिसर्च करोगे तुम? हंसने लगे वो जोर जोर से। उनके भैरव जी के ठाके तो बड़े प्रसिद्ध थे, माया के संपादक थे उन दिनों। तो बोले क्या मतलब किस पर करोगे तुम यार, हवा में करोगे क्या रिसर्च? प्रेमचंद तो पहले का लेखक हैं, पहले कथाकार हैं। तो बोले यही तो मेरा रिसर्च है। तो मुझसे पहले सचमुच कोई काम नहीं हुआ था प्रेमचंद से पहले के कथाकार, पहला काम मेरा ही था। एक उससे पहले डॉक्टर ओम प्रकाश थी, वो महिला हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही थी, रिटायर हो गई बहुत पहले, तो उन्होंने किया था। दूसरा काम मेरा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं दिखाऊंगा, तो उसके बाद मैंने काम किया और मैंने करीब 60 कथाकारों को खोला और 60 कथाकारों ने फिर मैंने किस पे नाम बताओ, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा जैसे देवकीनंदन खत्री, तो फिर हंसने लगे। कोई देवकीनंदन खत्री ये कोई कथाकार है, ये उनका रिसर्च क्या करोगे तुम? ये तो बाजारू एक लेखक है, तो एक ऐसे ही मनोरंजन करने वाला लेखक है, उसमें क्या रिसर्च हो सकती है? ऐसे ही आप आज लोग पढ़ते नहीं है ना, लोग कहते हैं कि जब सोजे वतन की बात आई थी, प्रेमचंद का सोजे वतन जो है वो जब्त हुआ था 1907 में। एक प्रेमचंद से पहले के एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय ने जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसको लेकर के लालचीन नाम का एक उपन्यास लिखा है, जो उस समय की सरकार ने जिसको एक तरह से बैन किया हुआ था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। मैंने अपने थीसिस में, मेरा थीसिस है प्रेमचंद पूर्व कथाकार, प्रकाशित हो चुका है वो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रेमचंद से पहले लोगों को, जैसा ये अभी भास्कर भी कह रहे हैं ना कि प्रेमचंद ने ही पढ़ने लिखने की आदत डाली। पढ़ने लिखने की आदत सबसे पहले किसी ने डाली, देवकीनंदन खत्री ने डाली। देवकीनंदन खत्री हिंदी का पहला लेखक था जिसने लोगों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, आप लोगों ने सीरियल देखे होंगे, नीरजा गुलेरी, क्या नाम था, यही नाम था है उनका सीरियल था, वो बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल रहा है। तो चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता लिख करके उन्होंने, लोगों ने उसके बारे में कहा जाता है कि मैं तो उनके बेटे से मिला था ना, खत्री जी से भी मिला, खत्री जी तो तब नहीं जीवित थे, उनके बेटे दुर्गा प्रसाद खत्री से मिला था। तो कह रहे थे कि एक वो चैप्टर, एक अध्याय फर्मा, उन दिनों फर्मा छपता था, एक फर्मा प्रेस में जाता था, तो बहुधा ऐसा होता था कि वो फर्मा छप करके घर आने तक रास्ते में ही गिर जाता था। इतने लोगों को उसका इंतजार होता था, इतनी लोकप्रियता थी कपिल जी के उस चंद्रकांता और चंद्रकांता ऐसी भूतनाथ उनका एक और तमाम था। तो कहने का मतलब यह है कि देवी खत्री जो है वो ऐसी एक नया उदाहरण जो हमारे यहाँ मुश्किल ये है ना कि जो थोड़ा लोकप्रिय हो जाता है, जो थोड़ा सा जिसका लोग ज़्यादा नाम लेने लगते हैं, तो उसके प्रति एक अजीब दुराग्रहपूर्ण भावना बन जाती। जैसे बिल्कुल नया उदाहरण शिवानी का। शिवानी आधुनिक भारत की आज़ादी के बाद की, आज़ादी के बाद के हिंदी लेखकों में सर्वाधिक, बिना किसी अपवाद के, सर्वाधिक बिकने वाली और सर्वाधिक लोकप्रिय लेखिका है। लेकिन किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास में, किसी भी बड़े आलोचक में कहीं भी शिवानी का, मैंने अपने मेरी एक किताब है, तो किताब की संस्कृति, पढ़ने की संस्कृति तो हमारे यहाँ मुश्किल है, नहीं हो पाती। मेरी एक नई किताब आई है, हम तीन ठोका, उसमें शिवानी पर एक चैप्टर है, शिवानी पर, उसमें यही सवाल मैंने पूछे हैं कि शिवानी, देवकीनंदन खत्री और ब्रजनंदन सहाय, जिनका मैं अभी उल्लेख कर रहा था, लालचीन वाले, और भी तमाम लोगों का उल्लेख किया है। मुश्किल ये है कि अभी अल्मोड़ा में एक लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था, लिट फेस्ट, आजकल फैशन हो गया लिट फेस्ट करने का, उसमें एक वो भी था, एक सेशन था शिवानी के 100 साल, क्योंकि ये वर्ष
शिवानी का जन्म शती वर्ष है, 1923 में पैदा हुई थी शिवानी जी। तो मैं सोच रहा था कि शायद शिवानी पर कोई गंभीर चर्चा वहाँ होगी और उन कारणों पर शिवानी को लेकर के कुछ बातें होंगी जिनके कारण उनको हमेशा हाशिए में धकेला जाता है। क्यों हाशिए में धकेला जाता है? जबकि कई लोगों ने माना है इस बात को कि शिवानी को पढ़ करके ही लोगों ने हिंदी लेखन की और हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया। देखिए, कई लोग ऐसे हैं, एक ऐसे ही एक लेखक हैं घड़वी भारती, बाद में तो खैर बहुत गंभीर लेखक माने जाते हैं। उनका एक उपन्यास है, शुरुआती पहला उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता बहुत मामूली प्रेम कहानी है वैसे तो, लेकिन उतनी रोचक है। मैं भी जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था तब मैंने पहली किताब वही पढ़ी है। मैं इतना भक्त था उसका कि मुझे लगा कि सबसे बड़ी संसार की सबसे बड़ी पुस्तक यही है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक। लेकिन बाद में जब बहुत धीरे धीरे मैच्योर हुआ तो लगा कि नहीं है। तो शिवानी या घड़वी भारती या तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाठकीय अभिरुचि को निर्मित किया, लेकिन वो धीरे धीरे गिरा दिया। पहाड़ के लेखकों में, उत्तराखंड के लेखकों में सौभाग्य से एक तो यह है कि आधुनिक हिंदी का देश जो है वो यहीं के लेखकों ने किया है। हिंदी गद्य का पहला गद्यकार है, हिंदी का जो पहला गद्यकार है, आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते हैं, वो है नैन सिंह रावत, पंडित नैन सिंह रावत। वो हिंदी के पहले गद्य लेखक हैं, पहले गद्यकार हैं। वो उनकी डायरियों में जो हिंदी प्रयुक्त हुई है वो बिल्कुल उससे पहले हिंदी के नाम पर ब्रजभाषा मिश्रित हिंदी का प्रयोग होता था, या अवधी मिश्रित या किसी स्थानीय भाषाओं से मिश्रित। तो पहली बार खड़ी बोली हिंदी का जो सुथरा प्रयोग है किसी ने किया तो पंडित नैन सिंह रावत ने किया है। डॉक्टर राम सिंह नाम के प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रसिद्ध हिंदी के अध्यापक रहे हैं, पिथौरागढ़ में थे, प्रधानाचार्य भी रहे, वो सबसे पहले उसको प्रकाश में लाए, नैन सिंह रावत की डायरी प्रकाश में लाए। बाद में शेखर पाठक और उमा भट्ट, इन दोनों ने मिल करके उनके संपूर्ण साहित्य को 3 खंडों में संपादित किया और खासकर उसके भाषा वाले पक्ष को लेकर के उमा ने और उसके बाकी वाले साहित्य को उन्होंने किया। उसमें RS सोलिया साहब की मदद की। तो पहला बड़ा गद्यकार, पहला हिंदी खड़ी बोली हिंदी का पहला गद्य लेखक इसी क्षेत्र का है, हमारी क्षेत्र का उमाओं का ही था। और पहला कवि, खड़ी बोली का पहला कवि गुमानी, वो भी लोकरत्न पंत गुमानी, वो भी इसी क्षेत्र का था, हमारी क्षेत्र का था, राज के रहने वाले थे। और उनका घर वो जरूर महाराजा, क्या नाम, काशीपुर के महाराजा गुमान देव के दरबारी कवि थे ऐसा कहा जाता है, और चमत्कारी कविता लिखते थे वो। लेकिन कई उन्होंने बड़ी अपने समय के राजनीति पर, अपने समय के समाज पर कटाक्ष भी किए हैं और बड़ी रोचक ढंग से, बहुत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने किया। लेकिन हिंदी साहित्य में न नैन सिंह रावत का हिंदी गद्य के प्रथम नायक के रूप में, न गुमानी का हिंदी कविता के प्रथम, हिंदी गद्य के हिंदी खड़ी बोली हिंदी कविता के प्रथम कवि के रूप में, न गुमानी का ही प्रयोग उल्लेख होता है। अब थोड़ा सा ध्यान जाने लगा है, उसकी उमा भट्ट की का एक मोनोग्राफ आया है, वहाँ साहित्य अकेडमी से प्रकाशित हुआ है, कहे गुमानी नाम से। उसमें बहुत विस्तार से उन्होंने इसमें लिखा है। उससे पहले भाषा में उनका एक रिसर्च पेपर चला था, भाषा केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो पत्रिका है। तो ये जो विशेष रूप से 2 लोग हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को या हिंदी कविता को की शुरुआत की थी। वो इसको एक खड़ी बोली हिंदी के मिजाज के साथ ढालने का काम इन दोनों ने किया।
तो इसके लिए हमें अपनी नई पीढ़ी को बताना चाहिए। इस बात होता यह है कि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है ना, कई बार तो बहुत पिछले ढंग की बातें भी की जाती हैं। ये तो ऐसे ही तो फलाना धर्म विरोधी है, वो तो जाति विरोधी है, वो या ये संप्रदाय विरोधी है वगैरह वगैरह। इन सब से हट करके देखिए भाषा और साहित्य न किसी धर्म की होती है, न किसी जाति की होती है, न किसी क्षेत्र की होती है, न किसी देश की होती है। अभी उसने ही कहा था, भास्कर ने ही कहा था कि उसका वैसा कोई स्पेस नहीं होता, वो कोई ऐसा कोई निश्चित वो नहीं होता, आकार नहीं होता कि यही की वो भाषा। इसीलिए अच्छी भाषा पूरी दुनिया में फैलती है, इसीलिए अंग्रेजी पूरी दुनिया में फैली। अंग्रेजी जो पूरी दुनिया में फैली वो शेक्सपियरियन अंग्रेजी नहीं थी। जो हिंदी आज हम बोलते हैं वो प्रसाद की हिंदी नहीं थी, वो प्रेमचंद की हिंदी नहीं थी, वो सुदर्शन की हिंदी नहीं थी, अज्ञेय की हिंदी नहीं थी। वो बिल्कुल एक नए तरह की हिंदी बन रही है। और आज से 2-4 साल बाद, 10 साल बाद आप पाएंगे कि बहुत ही नए तरह की हिंदी का निर्माण होगा। ये सबसे पहले प्रेमचंद ने एक तरह से ये दरवाज़ा खोला, लोकप्रियता का दरवाज़ा। प्रेमचंद से पहले खत्री जी ने, उसके बाद प्रेमचंद सहाय ने, उसके बाद तमाम और लोगों ने, फिर प्रेमचंद ने तो खैर उर्दू भाषा के साथ उसे जोड़ करके और उस समय के अरबी और फारसी तिलस्म है, होशरुबा, ये जो ऐसे लोकप्रिय साहित्य था उस समय का फारसी और अरबी का, उसको उसके मिजाज को, उसके कथाओं को और उसके भाषा लावण्य को ये लेकिन खत्री ने भी किया था, वही प्रेमचंद ने भी बाद में किया कि वो प्रेमचंद ने तो तमाम ये तिलस्म होशरुबा के का अनुवाद फारसी के और अरबी के कई रचनाओं का अनुवाद उन्होंने किया। और इसलिए कि वो और यही कारण है कि ये भाषा जो जानते थे कि आने वाले भारत में आने वाले हिंदी समाज की भाषा यही होने वाली है, वो पृष्ठ हिंदी नहीं होनी चाहिए। प्रेमचंद ने बहुत लिखा है, कुछ विचार नाम की प्रेमचंद जी की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने बहुत लताड़ा है उन्होंने पृष्ठ हिंदी लिखने, संस्कृत पृष्ठ हिंदी लिखने वाले लोगों को, और कहा है कि ये हमारी भाषा नहीं है। तो इस दृष्टि से देखें तो हाँ, एक और मैं बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे आपको मालूम होगा हिंदी का जो पहला हमारे मुश्किल हिंदी क्षेत्र की विषय, तो हिंदी क्षेत्र की विडंबना यह है कि यहाँ पर अपने लोगों को लोग बहुत हेय दृष्टि देखते हैं। दो उदाहरण तो मैंने शिवानी और देवकीनंदन खत्री का आपके सामने रखा है। हिंदी का जो पहला इतिहास है, आपको तो मालूम हो जाता है, कईयों को मालूम होगा, हो सकता है कईयों को नहीं मालूम है, तो हिंदी में नहीं लिखा गया है। हिंदी का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। गार्सांद दासी नाम का एक फ्रेंच लेखक हुआ है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी, जिसका अर्थ है हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये हिंदुई वही है जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया। जो पुरानी हिंदी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था वो हिंदुई है। तो हिस्toire de la हिंदुस्तानी ये फ्रेंच में लिखा गया इतिहास है, जो एक गार्सांद दासी नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। उसी प्रकार से तो कैसे विडंबना है लेकिन कुमाऊनी साहित्य का, कुमाऊनी कथाओं का जो पहला संकलन है वो किसी कुमाऊनी ने नहीं लिखा। मालूम है आपको किसने लिखा? किसी कुमाऊनी के द्वारा नहीं लिखा गया, किसी हिंदी भाषी के द्वारा नहीं लिखा गया। वो एक रूसी भाषा में लिखा गया है, जिनका नाम था इवान पाव्लोविच मिनावेव। इवान पाव्लोविच मिनावेव नाम के एक 1825
1885 ईस्वी में आए थे यहाँ, अल्मोड़ा आए थे। अल्मोड़ा में 3-4 महीने रहे। मज़ेदार बात देखिए, 1885 में वो अल्मोड़ा में आकर के उन्होंने कुमाऊनी सीखी और कुमाऊनी के की कथाओं का उन्होंने संग्रह रूसी में, पहले रूसी में निकाला। वहाँ के लोगों से कहा, औरतों से कहा, पुरुषों से कहा कि भैया वहाँ के कुछ कथाएँ, पुरानी कथाएँ हमको दो। तो एक संकलन उन्होंने तैयार किया जिसमें जो 3 परिशिष्टों में वहाँ की करीब 47 लोक कथाएँ, 23 दंत कथाएँ संकलित की। इसके अलावा 3 परिशिष्ट हैं जिसमें भूतों, खसियों, कुमाऊँ के डूमों और राजाओं की कहानी है। उस समय ये शब्द प्रचलित थे, आज तो थोड़ा बदले थे इनसे। तो खसियों, डूमों और राजाओं की कथाएँ हैं, बहुत रोचक कथाएँ हैं। आप डॉक्टर हेमचंद जोशी जो रूसी भाषा के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अब तो हाँ अभी हैं वो रिटायर, बहुत पहले रिटायर हो गए थे, मेरी उम्र के हैं। तो उन्होंने इसका अनुवाद किया था। तो वहाँ असल वो मास्को गए थे अपने रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने ये किताब दी, कुमाऊँ की लोक कथाएँ नाम से। ये है किताब, कुमाऊँ की लोक कथाएँ नाम से एक किताब उनको दिखाई। ये तो अनुवाद है उसका, हेमचंद पांडे ने अनुवाद किया है, जो हिंदी विभाग, उसके रूसी विभाग के अध्यक्ष। तो इन्होंने उसका वो किताब ली जिसका रूसी का नाम था कुमाऊँ की लोक कथाएँ। और उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि यार मास्को में इतनी दूर, भारत से इतने दूर और अल्मोड़ा से इतनी दूर उनके घर की कथाएँ वहाँ पर आ गई। तो तुरंत खरीद के लाए, उसको ला करके उन्होंने उसका अनुवाद किया। तो देख कर हैरान रह गए। उन कथाओं के बारे में खुद भी नहीं जानते, कितना मेहनत करते हैं वो लोग। जैसे डॉक्टर दासी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास पहली बार लिखा, रामचंद्र शुक्ल और ये सब लोग तो बहुत बात के हैं, और तमाम न जाने दर्जनों इतिहास लिखे गए हिंदी साहित्य को लेकर। लेकिन उन्होंने जो काम किया है डॉक्टर दासी और बाद में विश्वबंधुओं ने किया और बाद में तमाम और दूसरे लोगों ने किया, तो वो बहुत ही विदेशी लोगों ने जो काम किया है अद्भुत है। तो यही काम मिनाइयम नाम के ये जो रूसी स्कॉलर थे, वो मक्का उठे गए थे ये, लेकिन ये यहाँ मतलब ये कल्पना करिए कि साल भर रहे, जिनमें से 3 महीने वो अल्मोड़ा रहे। 3 महीने अल्मोड़ा रह करके अल्मोड़ा में उन्होंने कुमाऊनी सीखी और ऐसी इतनी कुमाऊनी सीखी कि वो उसका रूसी में अनुवाद कर सके। तो जाहिर है कि वो किताब तो रूसी में ही अनुवादित हुई थी। तो ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ मुश्किल है। हम अपने जड़ों के बारे में बिल्कुल बेहतर हो, खुद ही नहीं जानते। थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है हमारे गाँव में केकड़े की किताब, थोड़ा सा अपने ही लोगों में से कोई आगे बढ़ जाता है, टांग की देते अरे तो हम लोग सोचते थे कि बट वही कौन सा यार 30 मार्क का है, ऐसे तो हम बहुत ही कहानियाँ लिख सकते हैं। ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। शिवानी जैसी लेखिका, मैंने कहा कि शिवानी जैसा कोई दूसरा नाम बता दीजिए आज़ादी के बाद की हिंदी लेखिका लोकप्रिय जो हो और जिसकी किताबें सबसे ज़्यादा बिकी हो। अब वो आप कहेंगे गुलशन नंदा थे, कुशवाकांत थे, फलाना थे। मैं साहित्यिक लेखकों की बात कर रहा हूँ। कई लोग मजाक में अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में किसी ने कहा कि साहब वो शिवानी तो आधुनिक वो है, गुलशन नंदा है, आधुनिक कुशवाकांत है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, मतलब बिना पढ़े कह देंगे कि वो शिवानी की भाषा जितनी शिष्ट और जितनी आपने अगर उनकी कहानियाँ और उनकी उपन्यासों की भाषा पढ़ी हो तो जो संस्कृत निष्ठता, जो जाहिर बंगाल में रही तो बंगाली भाषा का, बंगाली मुहावरों का प्रयोग, गुजरात में रही तो गुजराती और मराठी का प्रयोग उनमें साहित्य हुआ है। ये ठीक है कि उनके कथ्य लोगों के हमारी आलोचना हो सकती है। मैं भी बहुत बड़ा आलोचक उनका हुआ करता था कि कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा कृत्रिम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हवा लगने लगता है।
लेकिन भाषा को जिस स्तर पर लोकप्रिय उन्होंने बनाया, वो या देवबंद खत्री ने बनाया या ये अपने हमारे यहाँ के गुमानी ने बनाया। एक और नाम यही जो उत्तराखंड के ही हैं, मौला राम श्रीनगर के थे, ये मूलतः चित्रकार थे। मौला राम ने मूलतः खैर वैसे तो रीतिकालीन ब्रजभाषा मिश्रित हिंदी में लिखते थे, लेकिन उनकी भाषा में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग पहली बार हुई है। तो गणिका नाटक है, मनमत सागर है, ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे अब गुमानी का ही जो गुमानी की भाषा का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूँ, किस तरह से साफ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग उन्होंने इसमें किया है। दूर हिमालय जल का रास्ता, गुमानी कह रहे हैं, दूर हिमालय जल का रास्ता करा जहाज सवारी है, सारे हिंदुस्तान भरे की धरती बस में कर डाली है, धरती बस कर डाली है। और बड़े शाहों में सब में धाक बड़ी कुछ भारी है, कहे गुमानी धन्य फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है। तो ये बिल्कुल आज की खड़ी बोली हिंदी के एकदम निकट है, और उसमें आप कहीं भाषा या कहीं जो पुरानी हिंदी का रोष देखने को नहीं मिलता। एक तरह से वो अमीर खुसरो या दूसरे जो प्रारंभिक हिंदी गद्य के या लेखक हैं, कवि हैं, उनका पहाड़ से उत्तराखंड से आने वाले दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत, नाटककार गोविंद बल्लभ पंत। 1898 में पैदा हुए थे और 1996 लगभग 98 साल तक जीवित रहे, और बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद के साथ रहे और बड़े ही पृथ्वी थिएटर में पृथ्वीराज कपूर के लिए उन्होंने बहुत लिखा, बल्कि राज कपूर तो उनको अपना चचा कहते ही थे, और राज कपूर के लिए भी उन्होंने कुछ फिल्म लिखे थे। तो बहुत महत्वपूर्ण भाषा, नाट्य भाषा के निर्माण में गोविंद बल्लभ पंत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके बारे में भी हमारी नई पीढ़ी शायद नहीं जानती और या कंफ्यूज करती है। शायद गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, गृह मंत्री रहे हैं, या वो गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत नाटककार के बारे में खूब बताया जाना चाहिए। बहुत विपुल साहित्य लिखा है उन्होंने, बहुत ढेर नाटक लिखे लिखे हैं। उसके अलावा 1901 में पैदा हुए लैंसडाउन गढ़वाल में पीताम्बर दत्त बर्थवाल नाम के एक स्कॉलर हुए हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी के पहले डीलिट हैं और जिन्होंने नाथ पंथ पर सबसे पहले काम किया था, नाथ संप्रदाय पर। हिंदी के प्रकांड विद्वान भी बहुत कम उम्र इन्होंने पाई, बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन हिंदी में एक नाथपंथी युग को प्रकाश में लाने और हिंदी की नई भाषा को लाने में इनका 1894 में ही एक और बहुत बड़े स्कॉलर नैनीताल के ही थे, डॉक्टर हेमचंद्र जोशी। डॉक्टर हेमचंद्र जोशी ने मैक्समुलर की जो मशहूर पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेज नाम से, इसके दोनों खंडों का भाषा विज्ञान पर भाषण नाम से अनुवाद किया था, और पिशेल का प्राकृत व्याकरण का हिंदी में अनुवाद भी उन्होंने सबसे पहले जर्मन से सीधे हिंदी में किया। तो बहुत बड़े यानी डीलिट से उस जमाने के डॉक्टर हेमचंद जोशी डीलिट के नाम से जाने जाते हैं। नैनीताल में रहते थे, उन्होंने उनकी कोई संतान नहीं थी, दोनों मियाँ भी घूमते हुए उनको दिखाई देते। हम लोगों ने बहुत सीखा उनसे, बहुत पढ़ा। तो इसके अलावा पुराने लोगों में श्रीमती तारा पांडे 1915 में पैदा हुई थी। छायावादी कवियत्रियों में तारा पांडे का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले थोड़ा उससे पहले
हेमचंद जोशी के ही छोटे भाई इलाचंद्र जोशी, जो हिंदी के प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने एक तरह से मनोवैज्ञानिक दर्शन को हिंदी में लाने का सबसे पहला श्रेय ही इलाचंद्र जोशी को। हरयुग में एक उन दिनों फ्राइड पर और यूंग पर एक लेखमाला प्रकाशित हुई थी, जब मैं 1964-65 या 62-63 के आसपास की बात बता रहा हूँ, तब हम विद्यार्थी थे। उस समय इलाचंद जोशी की एक लेखमाला प्रकाशित हुई थी। हमने फ्राइड, यूंग और दूसरे जो नए जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनको हिंदी में पहली बार इलाचंद जोशी के ही लेखन के माध्यम से ही पढ़ा। इसके अलावा एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं पौड़ी गढ़वाल के रमा प्रसाद भिंडियाल पहाड़ी नाम से। ये हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन के जनक माने जाते हैं, मतलब प्रारंभिक लेखकों माने जाते हैं प्रगतिशील आंदोलन के और कम्युनिस्ट में। और अंत तक उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, अपना कार्ड होल्डर रहे कम्युनिस्ट पार्टी के और अंत तक वो बने रहे। और उन्होंने विपुल मात्रा में वहाँ के खासकर जनजाति, वहाँ के वनवासियों पर, वहाँ के लोगों पर उन्होंने लिखा। नागार्जुन के साथ 1949 में वो जेल में भी रहे और मतवाला पत्रिका का संपादन भी पहाड़ी जी ने किया है। पहाड़ी जी को शायद ही कोई जानता होगा हम लोगों में से, जो मतलब हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन के एक तरह से पुरोधा हैं रमा प्रसाद भिंडियाल पहाड़ी, जो जिनका कोई मुकाबला नहीं है, जिनका कोई सानी नहीं है। खुद प्रगतिवादी लेखक, प्रगतिवादी आलोचक उनका बहुत कम उल्लेख करते हैं, क्योंकि आज तो बहुत वैसा अवसरपरस्त जमाना आ गया ना, तो देख करके कौन सा सरकार आई है उसको देख करके लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद एक और बड़े लेखक हुए हैं, जो तो खैर वो तो कालजयी लेखक हैं ही हैं, वो भी उतने ही बड़े लेखक हैं। छोटी सी उम्र पाई थी उन्होंने, फिर 28 साल की। वो थे चंद्र कुमार बरतवाल। चंद्र कुमार बरतवाल ये प्रकृति की गोद में ही पैदा हुए और उनके पिताजी गोपाल सिंह बरतवाल जी वहाँ अगस्त मुनि के कॉलेज में प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे। तो उनके बेटे थे ये, और यशपाल जी के साथ इनका संबंध काफ़ी रहा है। और छायावाद और प्रगतिवाद के संधिस्थल के कवियों के रूप में चंद्र कुमार बरतवाल का कोई मुकाबला नहीं है। छायावादी प्रवृत्तियाँ और प्रगतिवादी दोनों प्रवृत्तियों को बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी प्रस्तुत किया है। और पहाड़ी जीवन का के छोटे छोटे प्रतीकों को, कंकर, पत्थर और ये गार, गड्ढे, इनको लेकर के लिखने वाले पहले कवि जो थे वो चंद्र कुमार बरतवाल थे, जो बाद में जिसका विकास बाद में वीरेंद्र डंगवाल की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने छोटे छोटे विषयों पर बहुत ही रोचक ढंग से लिखा। तो चंद्र कुमार बरतवाल उस परंपरा के प्रथम पहाड़ी जीवन के सामान्य लेखन को लिखने वाले महत्वपूर्ण लेखक। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा ये सब बहुत सारे लोग हैं हिंदी में गद्य लेखन को लेकर के। पहाड़ के लेखकों में जिन लोगों ने, आधुनिक लेखकों में, शिवानी का तो उल्लेख मैंने एक प्रसंग वर्ष किया था, तो पहली बार जिन्होंने पहाड़ी जीवन को एक नए सिरे से प्रस्तुत किया। प्रकृति के जो पंत जी ने तो, सुमिरन पंत ने तो यहाँ की पहाड़ की प्रकृति का चित्रण किया है, लेकिन उन्होंने पहाड़ के मनुष्य का, यहाँ के उसके अंतर्विरोधों का चित्रण उस रूप में पंत जी ने दिया। तो पहाड़ के मनुष्य का, वहाँ के मानव जीवन का सबसे पहले अगर किसी ने चित्रण प्रस्तुत किया तो वो तो शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी ने अपने पहाड़ी जीवन के जो सामान्य लोग थे, सामान्य खेतीहर लोग थे, उन लोगों की
उन लोगों के दाम्पत्य, उन लोगों के जीवन, उन लोगों के सरोकारों और उन लोगों की सामान्य समस्याओं को लेकर के सबसे पहले शैलेश मुखिया ने प्रस्तुत किया। इस रूप में ये आज़ादी के बाद पहाड़ से या उत्तराखंड से आने वाले सबसे बड़े लेखक हम शैलेश मुखियानी को कह सकते हैं। उसके अलावा इनके जो दूसरे जो और महत्वपूर्ण लेखक हैं उनमें तमाम लोग हैं, मतलब शैलेश मुखियानी के अलावा जैसे मैंने कहा वो शेखर जोशी एक दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्होंने यहाँ के जीवन को, कोशिका गढ़वाल उनका एक उनकी कहानी भी है, उनका संग्रह भी है, कम लिखा है उन्होंने, लेकिन यहाँ के जीवन के, यहाँ के सामान्य लोगों के जीवन को लेकर के उन्होंने लिखा है। हिमांशु जोशी ने काफ़ी लिखा है। और इसके अलावा एक और बड़े महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं जो बहुमुखी, जैसा जिनके बारे में अधिकांश आप लोग जानते हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं है, वो थे मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी ने बहुमुखी कहना चाहिए, प्रतिभा के व्यक्ति थे और उन्होंने कुमाऊनी हिंदी को सबसे पहले अगर उसका एक व्यापक रूप में उसे साहित्य में सामने लाए तो वो आपने अगर उनका पढ़ा ही होगा, जाहिर है पढ़ा होगा, उनका पहला उपन्यास खैर उनका कुरुकुरु स्वाहा है। कुरुकुरु स्वाहा में भी छोटे छोटे अंश हैं कुमाऊनी समाज के, लेकिन मोटे तौर पर पहला जो महत्वपूर्ण कुमाऊनी समाज को लेकर के जो एक व्यापक स्तर पर जिसकी चर्चा हुई, पूरे हिंदी साहित्य में जिसकी चर्चा हुई, वो था कसब। बल्कि यह कहिए कि कसब को अगर आपने पढ़ा हो, अगर देखा हो, जो अधिकांश लोगों ने देखा होगा जरूर, उसकी भूमिका देखिएगा, उसमें उसकी भूमिका है कसब उपन्यास की, कुमाऊनी हिंदी उसका शीर्षक है। तो उसमें कुमाऊनी हिंदी का जो एक खास अलग मिजाज है जो पूरे कसब उपन्यास में जो सामने उभर करके आता है। ऐसा जो क्या होने वाला ठहरा, अब तुम जो क्या कहते हुए, तो ये जो एक खास तरह का जो कुमाऊनी का जो उसको हिंदी में साबित करने का, बाद में एक फिल्म भी बनी थी, फिल्म थी वो जिसमें यही का हाँ मीटर तो वही उसमें वो जो लड़का है वो तो गढ़वाली लड़का है ना, जो नहीं वो तो नहीं, हीरोइन शायद गढ़वाली है। नहीं बहुत पहले काफ़ी साल, 1-2 साल हो गए। हाँ उसमें पूरा ठहरा ही रहता है वो पूरा सारे बात की। उसमें एक वकील है, वो नैनीताल हाईकोर्ट भी उसमें आता है, नैनीताल के हाईकोर्ट का दृश्य भी है उसमें। तो नैनीताल के हाईकोर्ट में जिरा है, तो उसमें जो वकील है और जो जज है वो भी ठहरा कर ऐसा जो क्या होता होने वाला खरा। तो आप देखना उसको, क्या वहाँ जो नाम तुमने बताया, बहुत ही प्यारी फिल्म है। आपको इंटरनेट में, आप नेट में उसको तलाश कर सकते हैं उसको। हाँ शाहिद कपूर उसका हीरो था और लड़की उसमें कोई गढ़वाली अनुष्का शर्मा तो हाँ वो तो है, गढ़वाल की लड़की श्रद्धा ज़्यादा ही ठहरा। हाँ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ये मनोहर श्याम जोशी के बल और ठहरा बहुत ज़्यादा लगा था। मनोहर श्याम जोशी ने कभी सारे स्क्रिप्ट लिखे, मनोहर जोशी फिल्म में लिखते ही थे, 50 फिल्मों को लिखा है, स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने और कई चीज़ें उन्होंने किया है। तो ये हिंदी में, हिंदी भाषा की मुख्य धारा में कुमाऊनी को लाने का श्रेय वो मनोहर श्याम जोशी को जाता है। उससे पहले निश्चित रूप से शैलेश मुखियानी को भी जाता है, शैलेश मुखियानी ने भी किया था। और शेखर जोशी की तो कहानी ही है दाजू, और दाजू शब्द भी हिंदी में जुड़ गया है, हिंदी वाले भी दाजू का ही प्रयोग करने लगे हैं। ये नहीं है कि कुमाऊनी के शब्द है, कोई नहीं है।
एक पंथ लेखिका थी, इंग्लैंड में जा करके बस गई थी। उनका एक उपन्यास है ईजा, क्या पंथ है उनका, उनका उपन्यास है ईजा, बहुत पुरानी पहले की लेखिका है। मतलब पहले की मतलब सन 30-35 के आसपास पैदा हुई लेखिका है। तो उसमें भी ईजा शब्द जो है वो है। इसके अलावा अपना एक जो कम महत्वपूर्ण लेखक है वो शंभू राणा नहीं, शंभू राणा तो खैर वो पिता वाला है, तो अल्मोड़ा वाला नहीं, शंभू, हाँ अल्मोड़ा नहीं, नैनीताल का है शंभू, क्या नाम याद है उसका, एक ईजा उपन्यास उसका भी है, ईजा उपन्यास शंभू सती का उपन्यास है वो, ईजा नाम से, और काफ़ी उसकी चर्चा भी हुई। हाँ, मनोज श्याम जोशी के लिखते थे, जोशी को बहुत चर्चा करते थे। मनोज श्याम जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में लगाया हमको। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बड़े लोग हैं हिंदी के, जिसमें शिवानी है, जिसमें शैलेश मटियानी है, जिसमें शेखर जोशी हैं, मनोज श्याम जोशी हैं, हिमांशु जोशी के भी बहुत सारे नाटक और उपन्यास हैं जिसमें उन्होंने किया। लेकिन पहाड़ी जीवन का जो अंतर्द्वंद है, और उसके बाद नई पीढ़ी में आपको देखेंगे, और एक दो बहुत अच्छे नाम आए हैं, जिसमें एक है क्षितिज शर्मा, वास्तविक नाम उनका क्षीमानंद शर्मा था। ये यहाँ के सल्ट के रहने वाले थे, और बहुत ही वहाँ के जीवन को लेकर के इतना वहाँ के जीवन के अंतर्विरोधों का जितना प्यारा चित्रण क्षितिज शर्मा ने किया है। उकाव में, खासकर उकाव में तो स्त्री, पहाड़ी स्त्री को लेकर के संभवतः उकाव के अलावा कोई दूसरी बड़ी रचना और कोई नहीं, बहुत अद्भुत किस्म की रचना सुनने की कोशिश की है लोगों ने। और लोगों ने खैर यहाँ के स्त्री जीवन को लेकर के पंकज पुष्प का उपन्यास उस चिड़िया का नाम है, उतना ही महत्वपूर्ण। मृणाल पांडे ने यहाँ की संस्कृति को लेकर के बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं। हाँ, एक और किताब का जिक्र मैं करना भूल गया, ऋतुचक्र इलाचंद्र जोशी का। इलाचंद्र जोशी ने वैसे तो पहाड़ी जीवन को लेकर के रचनाएँ बहुत कम लिखी, लेकिन ऋतुचक्र उनका लगभग अंतिम उपन्यास है। ये रामगढ़ में ही लिखा गया था, जहाँ महादेवी का घर है आजकल, महादेवी पीठ है, तो वहीं उन्होंने लिखा था ऋतुचक्र। 1962-63 के आसपास लिखा था। ऋतुचक्र भी एक तरह से पहाड़ी जीवन का एक नया चित्र प्रस्तुत करता है। उसके अलावा विद्यासागर नौटियाल का जिक्र करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहाड़ी जीवन को, वहाँ के निम्न वर्गीय और जीवन को विद्यासागर नौटियाल ने जो वाणी दी है, जो जंगल प्रस्तुत किया है, वो दूसरा उसको वाणी दी है। वहाँ के जनजातीय जीवन को विद्यासागर नौटियाल, उनका जीवन नाटक हट जा भंडार किया था इन्होंने, वो तो बेहद बहुत, हाँ, और बहुत सारे हैं, हाँ, बहुत सारा लिखा, तो बड़े लिखा। तो मैं हिंदी तो नहीं, मैं वैसे उसके अलावा ऐसे जुड़े इंटरेस्ट है, मैं लिखती हूँ ना, मैं भी। क्या नाम प्रतिलिपि में लिखती हूँ। चर्चा काफ़ी होती है, ठीक मोहन गणेश के है, माध्यम से, ये है, ये सब मोहन गणेश में उन्होंने अल्मोड़े के जीवन का बहुत ही फॉलो किया है, ओवरऑल इंडिया है ना, इंटरनेशनल है, बाहर जो भी हिंदी में इंटरेस्टेड लोग होते हैं। आप लिखते हैं? मैं उसमें लिखती तो नहीं हूँ, पर मैं पढ़ती जरूर हूँ उसको। अभी लिखा नहीं है मैंने उसमें कभी कुछ नहीं है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली कुछ मिजाज को हमेशा शाह वाले बहुत कम। इसके अलावा नाटक के क्षेत्र में जगमोहन शाह हैं या ब्रजेश लाल शाह हैं, उन लोगों ने भी बहुत बड़ा काम किया। इसके अलावा
लेखकों में तो नाम बहुत सारे हैं। अब भानुकुरिया, उनके बाद भानुकुरिया ने एक नई यहाँ के जीवन को नई शैली की, नया माइक दिया। अरे सॉरी, मैं कहाँ खो गया था। तो हाँ, एक और बड़ा महत्वपूर्ण नाम छूट गया है। 1935 में पैदा हुए जगदीश चंद्र पांडे। जगदीश चंद्र पांडे, ये इनका एक उपन्यास है गगास के तट पर। गगास के तट पर, जिस पर अज्ञेय और नामवर सिंह ने भूमिका लिखी है उसकी, और ये कहा है कि पहाड़ी जीवन के आर्थिक और समाजशास्त्रीय विवेचन को पहली बार इतने प्रभावशाली ढंग से जगदीश चंद्र पांडे ने किया। हमने कोशिश की थी उसको यहाँ पाठ्यक्रम में लगाने की, लेकिन उस समय कोई उनका कॉपीराइट नहीं मिल पाया था। तो वो जरूर पढ़ा जाना चाहिए। छोटा सा उपन्यास है, उसमें गगास के तट पर के एक छोटे से गांव को लेकर के, वहाँ के हरिजन परिवार को लेकर के लिखा गया वो उपन्यास है। जैसे इन्होंने नवीन जोशी का एक इधर उपन्यास आया था ना, एक हरिजनों की नहीं हरिजनों की टिकट, हाँ टिकट शुदा। तो ये भी वहीं के उसी के नवीन जोशी बहुत महत्वपूर्ण कथाकार है। दावानल तो सब उनका बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है ही, और टिकट शुदा, और अभी हाल में भी एक उपन्यास उनका आया है, हाँ वो भी हो रहा है। लेकिन तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ के जीवन को पहली बार देखा। देखने को तो जैसा मैंने कहा कि हिंदी का हम लोग पिछले दिनों हम पर आरोप भी लगता था कि हिंदी पत्रिकाओं में 3/4 तो बाहर के लेखक होते हैं, बल्कि वो मंगलेश डबराल पर मनोश्याम जोशी पर ये लोग आक्षेप में पहाड़ियों को ही छापता है और लोगों को नहीं छापता। और वो कहते थे कि अगर लिखते वही लोग हैं तो क्या करें। अब देवेंद्र मेवाड़ी की सारी जो महत्वपूर्ण विज्ञान कथाएँ हैं वो मनोश्याम जोशी ने छापी हैं वहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और देवेंद्र मेवाड़ी का जो योगदान है विज्ञान कथा को लेकर के आज भी जो है वो किसी से छपा हुआ नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण, और जिस ढंग से वो आज भी शिक्षित कर रहा है अपने समाज के लोगों को, जिस ढंग से शिक्षित कर रहा है। तो उससे पहले वैसे गंगादत्त वैष्णव अशोक ने विज्ञान कथाएँ लिखी हैं, वो भी अपने तरह की एक विशेष प्रकार की शैली थी। इसके अलावा हमारे जो बहुत अच्छा गद्य भी लिखा गया है, जैसे हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर बल्दिया हैं, डॉक्टर खट सिंह बल्दिया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर खट सिंह बल्दिया की पहली रचना उनकी एक कहानी थी जो सब घड़ियों में छपी थी, और कहानीकार के रूप में ही वो पहले जाने जाते थे। और बाद में फिर अब तो इनकी यादों के पथरीली पगडंडियों पर ये उनका एक उनकी किताब आई है, उनके संस्मरणों की, उनकी आत्मकथा है एक तरह से। तो बहुत अच्छा गद्य है खट सिंह बल्दिया का। तो ये तमाम वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने इसके अलावा इधर नए लेखकों में तो बहुत ही सारे लोग हैं। हाँ, सुभाष पंत का पहाड़ की ओर तो है ही नहीं, इसके अलावा और भी कई कहानियाँ हैं उनकी अभी बताता हूँ। बहुत कथा साहित्य कम लिखा है, लेकिन उन्होंने वहाँ के लोक साहित्य को लेकर के, वहाँ के गाथाओं को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उसी प्रकार से यहाँ के हरिजनों को, जैसे उनकी बात आई थी, नवीन जोशी की उपन्यास की बात आई थी, गोपाल उपाध्याय के हरिजनों की समस्या पर एक टुकड़ा इतिहास, वो भी यहाँ के हरिजनों को पर लिखा गया। पहला शायद गोपाल उपाध्याय का वो पहाड़ के हरिजनों पर, शिल्पकारों पर लिखा गया पहला बड़ा उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। उस वक्त उनकी खूब चर्चा हुई थी हिंदी साहित्य में। तो नए लोगों में तो
सारे लोग हैं